और मेजर तूर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह की तेवर नेतन्याहू दिखा रहे हैं, हम लगातार ये कह रहे थे कि इस वॉर को थोड़ा सा ठंडा करना चाहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह की बातें नेतन्याहू कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वॉर मॉडरेट होने वाला है। यहाँ से और मुखर होगा, चीजें और बिगड़ेंगी यहाँ से। देखिए अमित, टाइमिंग बिल्कुल सही है। इसका कारण एक है कि जितने भी अमेरिकन बचे हुए थे इजराइल में, वो हाइफा पोर्ट से उनकी शिप जा चुकी है साइप्रस के लिए। अब अमेरिकन सिटीजन को कोई खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिकन की तरफ से ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को गो हेड दिया है बयान के लिए। जहां तक जॉर्डन का सवाल है, मुझे नहीं लगता जॉर्डन इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा, क्योंकि वो पहली विक्टिम हो चुका है ब्लैक सितंबर को लेके। जब उन सिविल वॉर के दौरान पैलेस्टीनियंस का जो पीएलओ है, उसने किंग अब्दुल्ला को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी। तो पहली चीज तो जॉर्डन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सबसे क्रिटिकल रोल आता है मिस्र का, और दूसरा लेबनान का। लेबनान तो हरकत कर ही रहा है। तो अभी देखना यह है कि ईरान ओपन सपोर्ट में आता है या नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि यदि वो ओपनली सपोर्ट करता है और एडमिट करता है वेपन और एम्यूनिशन और आदमी लेबनान भेजने के लिए हिजबुल्लाह के पास, तो एक ऑपरेशन ओपेरा हुआ था 1987 में, जिसके अंदर इजरायली एयरफोर्स ने सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ईरान को पता है बहुत सारी चीजें दांव पे लग जाएंगी यदि वो इस युद्ध के अंदर खुलेआम उतरेगा। तो डिप्लोमेसी बैक चैनल पे पूरी चल रही है। कतर इसके अंदर इन्वॉल्व है एज मीडिएटर बिटवीन अदर अरब नेशंस एंड यूएस। तो अभी कूटनीति बहुत चलेगी। और तीसरा पॉइंट, इजराइल की जो रेगुलर फोर्सेस हैं, जिसके अंदर की स्पेशल फोर्सेस भी इंक्लूड करते हैं, उसकी संख्या है 1,26,000। तो जो हम कहते हैं कि 3 लाख सिपाही रिजर्व को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, तो ये 3 लाख रिजर्व सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग वाले हैं। इनको नहीं मालूम है कि अंदर जाके बिल्ट अप एरिया के अंदर फाइटिंग कैसे करनी है, पर ये एक सपोर्ट और होल्डिंग ऑफ ग्राउंड के तौर पे हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में समय भी लगेगा और रणनीतियां भी बदलने की आप क्योंकि बात कर रहे हैं, यहाँ पर नयन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, कर्नल नयन, उनका रुख करना चाहेंगे। सर, ये समझना चाहेंगे, अभी जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक इशारे का इंतजार है, इशारा होगा और उसके बाद जमीनी एक्शन और तेज हो जाएगा। तो क्या जो अभी हम खबर बता रहे थे कि बाइडेन आ सकते हैं, उसके बाद इस तरह का एक्शन हम देख सकते हैं, या ब्लिंकन आज जायजा लेने आए थे, अंदाजा लेने आए थे? अब इशारा हो चुका है। अभी बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया था, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ एक तरीके से इजराइल को आगाह किया गया कि आप गाजा के अंदर अटैक करने के बाद उसको कब्जा करने की कोशिश ना करना, वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये आया था जो बाइडेन का, कि यहाँ पे अटैक करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे इनको हमास को खत्म करने के लिए अंदर जाना जरूरी है। और यही बात एंथनी ब्लिंकन बोलते फिर रहे, चाहे वो किसी भी अरब देश के अंदर जा रहे हैं। देखिए, मैं ये यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि इजराइल ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है। अपने दर्जनों टैंकों से लेके आर्मर्ड पर्सनल से लेके और जो टैक्टिक्स है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दुश्मन टनल्स के अंदर छुप के बैठा हुआ है, और इसीलिए इन्होंने 11 लाख लोगों को जो है वो नॉर्थन गाजा से बाहर कर दिया है, और दे हैव गॉन नीचे खान यूनिस के पास भेज दिया उन सबको। अब इसके अंदर इनके हेडक्वार्टर्स से उन पर अटैक करना शुरू किया। पहले इन टारगेट्स को नरम किया, यानी यहाँ से ज्यादा रिस्पॉन्स ना आए, अगर ये आगे बढ़ते हैं उसको कमजोर कर दिया जाए। अब इनकी जितनी बिल्डिंग्स थी वो तोड़नी शुरू कर दी। इनके टनल्स जहां पे वनरेबल थी उनके ऊपर अटैक किया गया। और साथ ही साथ में देखो, इन्होंने पूरा एक प्लान किया इनके टॉप कमांडर्स को मारने का, क्योंकि इसी इलाके में 500 से किलोमीटर ज्यादा इनकी टनल्स वगैरह है। तो इजराइल ने क्लियर कर दिया कि हमारी जो थल सेना है, यानी इन्फेंट्री है, वो घुसेगी। अब रही बात इस ईरान की, ये जो सबको इकट्ठा करता घूम रहा है और ये सबको एक साथ लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं याद दिलाऊंगा आपको 1948 की लड़ाई और 1967 की लड़ाई। इजराइल के साथ में लेबनान लड़ा तो सीबा फॉर्म्स जो है वो खो बैठा, वो कब्जे में इजराइल के। सीरिया लड़ा तो गोल्डन हाइट्स खो बैठा, वो आज भी कब्जे में इजराइल के। आपका नीचे की तरफ आइए, जो स्टेट है वो जॉर्डन लड़ा, उसने वेस्ट बैंक खो दिया। और जो मिस्र की हम बात कर रहे हैं, तो वो लड़ा तो गाजा स्ट्रिप काफी लंबी हुआ करती थी, अब तो पतली सी रह गई है, ये खो दिया। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इजराइल इनकी गिदड़ धमकियों में आ जाएगा, कर दिया ना उसने इजराइल ने आज इसको हिजबुल्लाह को एक बार वार्निंग, क्योंकि इजराइल जानता है अगर हिजबुल्लाह आगे आया, अमेरिका एक्शन में आएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह कुछ नहीं, ईरान है।
कर्नल दिनेश नयन, एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर पहले मैं चर्चा में कर्नल शैलेंद्र आपको लेकर आना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले हमने बेंजामिन नेतन्याहू को सुना और उन्होंने सीधे धमकी दी है ईरान और हिजबुल्लाह को, यह कह दिया है कि आप हमें हल्के में ना लें, ये अभी कुछ महज 10 दिन हुए हैं, इससे आप कोई अंदाजा ना लगाएं। इसका सीधा सा मतलब हम यही समझ सकते हैं कि अब और ज्यादा तेज कार्रवाई एक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली नेतन्याहू के लिए बहुत एडवांटेज होगा कि एक्चुअली ईरान उसे हल्के में लेके तो देखे। आज तक क्यों नहीं लिया? आज तक क्यों सीरियसली ले रहे हो? क्यों अपनी फोर्सेस कमिट नहीं कर रहे हो? क्यों दाएं बाएं हिजबुल्लाह और ये और वो, किस लिए? अगर है तो आ जाइए। देखिए, कोई कंट्री नहीं चाहता कि मैं इस लड़ाई में अपने ट्रुप्स भेजकर या किसी तरह का डिस्प्यूट अपनी लैंड में करूं। जो भी हो रहा हो दूसरे के यहां हो रहा हो, चाहे वो यूएस ले लीजिए। देखिए, अब जो इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं उसको पढ़िए, पार्लियामेंट में वो एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। एक दिन बाद आप ढूंढ रहे हैं कि जो बाइडेन आ रहे हैं, ब्लिंकन पिछले 4 दिन में 2 बार आ गए हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं किसके लिए? कि अगर हम इसके लिए एक रणनीति तैयार कर लें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, तो शायद कुछ रुक जाए। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू के लिए, देखिए, एक तकलीफ ये भी है कि पॉलिटिकल उनका गवर्नमेंट उस जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, क्रिटिसिज्म में है, कौन कंट्री में। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बात अपनी ओन कंट्री में करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं वो छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबको मार दूंगा, ये सब कहना पड़ता है। हम मानते हैं, क्योंकि ये सब अगर आप नहीं कहेंगे तो वो बंधक कभी नहीं छूटेंगे डिप्लोमेसी में। बिल्कुल। डिप्लोमेसी की जो एफर्ट हैं वो 10 टाइम्स बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्योंकि आपने गाजा पट्टी की सीज डाल दी। अदरवाइज उस दिन तक कौन बोल रहा था? 8 तारीख को किसने बोला कि हाँ जी पीस होनी चाहिए? जैसे जैसे फोर्स का, जिसको बोलते हैं ना भय बिन प्रीत, वो भय जो है वो प्रीत को ला रहा है कि भाई साहब चलिए लेट अस सिट डाउन, एक एनवायरनमेंट बनाए। ब्लिंकन इस समय जहां जहां जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि यस, अगर जो बाइडेन एक यूएस का प्रेसिडेंट आकर कुछ प्रपोज करे, कहीं हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, तो वो सक्सेसफुल हो। ये टटोला जा रहा है सारे कंट्रीज को, मोटिवेट किया जा रहा है उन कंट्रीज को। अदरवाइज आप मुझे एक बात बता दीजिए, इस पूरी लड़ाई में पूरे के पूरे इस्लामिक ब्लॉक और हमास का कोई कनेक्शन है? ऐसा सब बोल रहे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसको हम अनफॉर्चुनेटली कहते हैं दिल का कनेक्शन, इस्लाम का कनेक्शन। इस वजह से आप, और लेकिन एट द सेम टाइम लड़ाई में नहीं आना है, लड़ाई अपने यहां नहीं लानी है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, ये जो इस समय स्ट्रैटेजी बन रही है डिप्लोमेसी की, ये जो किसी ने लीक आउट किया है ना, रेड टेप हियरिंग जिसको हम बोलते हैं, कि किसी भी तरह का वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। व्हाट इज कंप्रोमाइज? कंप्रोमाइज इज दिस ओनली, कि आप कंप्रोमाइज करिए, अदरवाइज आप बिल्कुल सर